हाय बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर फॉर सीए फाइनल, ऑब्वियसली द सीरीज नंबर 2 फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट। देखिए, पहली जो केस स्टडी है कंपनीज एक्ट पे है और सेक्शन 190, 197, 202, 203 के ऊपर है। कहता है मिस्टर सक्सेस एक एमडी है एलोवेरा कंपनी में, इन्हें निकाल दिया गया है बीओडी से और इनके साथ एग्रीमेंट किया गया है कि इनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा फॉर अर्ली वेकेशन। वो आप सर जानते हैं मैनेजरियल पर्सोनल को वैसे भी 202 में कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ता है और ये साहब एमडी हैं। कहते हैं इनकी कुर्सी खाली हुई है 31 जुलाई 2022, डेट याद रखें, जबकि इनका ओरिजिनल टेन्योर कब था 31 दिसंबर 2024। तो यहां तक अगर आप महीने निकालेंगे तो भैया ये निकल के आते हैं 29 मंथ्स पहले आपको निकाल दिया गया है। और इनका रेम्युनरेशन आपको बताया गया है बिफोर सिंस द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो 2 फाइनेंशियल ईयर पूरे हो गए और इस फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई तक, दैट मीन्स 4 महीने। तो 24 और 4 28 महीनों का रेम्युनरेशन है, क्योंकि आप जानते हैं 202 में हमें एवरेज रेम्युनरेशन निकालना पड़ता है, जो कि हम यहां पे निकालेंगे 28 महीने के हिसाब से इनका टोटल लेते हुए, और फिर जो रेम्युनरेशन आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको निकाल दिया गया है 29 महीने पहले, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगला हमें पैरा दे रखा है, कंपनी की हमें थोड़ी फाइनेंशियल्स बता रखे हैं और ये हमें काम आएगा अफेक्टिव कैपिटल निकालने में। अगर अफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं तो देखिए हम पेड अप कैपिटल भी लेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं लेते, जनरल रिजर्व लेंगे, रीवैल्यूएशन नहीं लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, और ये भी टर्म लोन है, आफ्टर 1 ईयर है, 1 ईयर के बाद वाले ही हम लिया करते हैं, ये नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट माइनस होती है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी क्या होता है माइनस फॉर इफेक्टिव कैपिटल। अब कहता है मिस्टर ग्रेट जो है अपॉइंट हुए हैं नई एमडी, और ये ध्यान दीजिएगा डेट यहां दे रखी 31 अक्टूबर, जबकि जो पुराने वाला हमने निकाला है मिस्टर सक्सेस, वो मैंने यहां मार्क भी किया था, वो निकाला है 31 जुलाई। सो दैट मीन्स आपने उसे निकाला है, निकालने के 3 महीने के बाद नया लेके आए हैं, जबकि आप जानते हैं 203 में हमें वैकेंसी जो फिल करनी होती है 6 महीने में करनी होती है। कहते कंपनी ने डिसाइड किया इनको रेम्युनरेशन 197 के हिसाब से देंगे। मिस्टर बेस्ट एक मेंबर है, तो ये एक मेंबर है और ये इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देखिए यहां पे सेक्शन 190 लगता है, तो मेंबर को ये हक मिलता है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं और ये इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, बट ही वॉज डिनाइड इंस्पेक्शन ग्राउंड। ये उनका राइट है 190 में, राइट, दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इन राइटिंग, राइटिंग में नहीं है, तो भैया आपके पास मेमोरेंडम होना चाहिए, ये सेक्शन 190 कहता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 202 पे है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन हम कैसे निकालेंगे। जो प्री मैच्योर आपने टर्मिनेशन किया उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या प्लस करके किस तरह से कंप्यूट करना है, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर यहां पे सी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, कहता है इफेक्टिव कैपिटल निकालिए, वो भी मैंने सारा प्लस माइनस करके दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी आ जाएगी और प्रॉपर यहां पे लिख के भी मैंने दे रखा है। देन रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर बेस्ट टू इंस्पेक्ट द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कहता बताइए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न जो है दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो अव्वल से ये एक मस्ट डू है कि आपको क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। पहली बात कहता सच कॉन्ट्रैक्ट शेल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। नंबर 2, मेंबर्स मे इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आफ्टर पेइंग फीस, नहीं फीस नहीं लगती, ये गलत है। और मेंबर कैन इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, भाई ये भी गलत है। तो एक चीज है कि भैया यहां पे करेक्ट कौन सा हो गया, सेकंड एंड थर्ड वाला आप यहां पे ऑप्शन लेके चलेंगे। लेकिन अब आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं, देखिए इंस्टीट्यूट लिख रहा है सी, दैट इज 1 and 3। देखिए ये तो रॉन्ग है, पहले वाला तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना होता है, तो इसलिए 1 and 3 तो यहां सही बैठता नहीं है, तो कौन सा ठीक बैठता है, सेकंड एंड थर्ड एज आई सेड। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे देखना होगा कि ऑप्शन नंबर डी मेरे मुताबिक सही निकल के आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 पे, कहता बताइए क्या लास्ट डेट होनी चाहिए जब ग्रेट जो नया एमडी आया था, इन केस ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 31 अक्टूबर। तो मैंने कहा था 6 महीने टाइम पीरियड होता है, 31 जुलाई को वो नए वाला गया था 2022 को, जो पुराने वाला था मिस्टर सक्सेस। तो 2022 के 5 महीने हो गए, 1 महीना आप 2023 का ले लीजिए, 6 महीने ले लीजिए। सो दैट मीन्स ये ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट, क्योंकि 31 जनवरी है। अगला क्वेश्चन भी 190 पे है, कहता बताइए वेदर कंटेंशन ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर डिनाइंग इंस्पेक्शन
टू मिस्टर बेस्ट वॉज करेक्ट, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मेंबर का राइट होता है 190 में। और कहता है इसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम बड़े सिंपल है, ईच डिफॉल्ट के लिए कंपनी के ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगती है, ओआईडी के ऊपर लगती है 5,000 रुपया। तो इसलिए हम ये कहेंगे ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर राइटिंग में नहीं है, मैंने पहले बता दिया था, रिटन मेमोरेंडम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहां रखना होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होता है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी आती है? 25,000। ओआईडी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000। और ध्यान दीजिएगा फॉर ईच डिफॉल्ट है, सो ऑप्शन नंबर सी। द केस स्टडी ऑन आईबीसी कोड, और ये सेक्शन 12A, 14 एंड 16 के ऊपर है। कहता है अमरीश पटेल एक रिनाउंड बिजनेसमैन है और ये एक स्पोर्ट्स बिजनेस इन्होंने अहमदाबाद में स्टार्ट किया है, इस नाम से AASL कंपनी बनाई है। लेकिन कहता है काफी कंपटीशन और इंसेंटिव्स मतलब नहीं मिल रहे कंपनी को, इसलिए कंपनी को कुछ कैश क्रंच का प्रॉब्लम आ रहा है। और मिस्टर अमरीश इस कंपनी के संभावित के डायरेक्टर भी हैं। कहता कंपनी अनएबल टू सर्व द डेट, इसलिए फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने यहां ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे दी है, ऑब्वियसली CIRP के लिए दे दी है। और उन्होंने मिस्टर रंजन जो कि एक क्वालिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उनका नाम प्रपोज किया इंटरिम IRP, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ऑन द 1 ऑफ मार्च 2023। अब होता क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने असर्टेन किया एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट और एप्लीकेशन क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। तो जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसी दिन IRP की अपॉइंटमेंट हो जाती है। और ये कहता है कि ये अपॉइंट हो गए 12 मार्च 2023 को। अब कहता है पहली मीटिंग होती है COC की, कब होती है? 28 मार्च को होती है, जहां पे सिंपल मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अप्रूवल को क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी यहां पे भी गलत है क्योंकि हम 66% वोट से लेके चलते हैं। मोराटोरियम डिक्लेयर किया जाता है और एक क्रेडिटर अपना क्लेम पुट करता है अगेंस्ट अमरीश कि भैया ये पर्सनल गारंटर है। तो देखिए पर्सनल गारंटर के ऊपर ये सेक्शन आपका 14 नहीं लगता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है। मिस्टर अमरीश होल्ड क्रेडेंस दैट सेक्शन 14 वुड अप्लाई टू पर्सनल गारंटर एज वेल as a result of which proceedings against a personal guarantor and his property would have to be stayed if moratorium declared, जबकि नॉन एप्लीकेबिलिटी है। इस अमरीश साहब ने एक और कंपनी स्टार्ट की हुई है 20 साल पहले, राजेंद्र उसका एक अलॉटी है, और उसने भी एक एप्लीकेशन फाइल की है कि भैया मेरे से पैसे ले लिए हैं और अभी तक कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल पे नहीं है। लीगल कंसल्टेंट ऑफ ओपिनियन की वो ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं भैया, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर ही आएगा अंडर सेक्शन 7। देन इस कंपनी ने भी क्या किया है, ग्रांट किया है लोन अमरीश की दूसरी कंपनी को ASL को टू बेल आउट फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल सिचुएशन। लेकिन हुआ क्या, बल्कि ये वाली कंपनी भी, रियल एस्टेट वाली ने भी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। किस तरफ? बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स की तरफ। दैट मींस ऑपरेशनल क्रेडिटर का आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। मिस्टर अमरीश ने एक मीटिंग बुलाई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, अश्योर्ड पेमेंट बट ऑल्सो दिस रिक्वेस्टेड टू रिजॉल्व द इश्यू एमिकेबली, और अपना वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। पहला प्रश्न आपका सेक्शन 16 पे आता है कि भैया इज द अपॉइंटमेंट ऑफ CA रंजन जो कि IRP बने थे इज वैलिड, एंड इफ यस व्हाट विल बी द लेटेस्ट डेट व्हेन ही कैन अज्यूम द ऑफिस ऑफ IRP। अब ये लिखा है कि वो ऑफिस कब अज्यूम करेंगे, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। पहली बात हमने कह दिया था उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है, क्योंकि NCLT जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट कर लेता है ऑब्वियसली वो कमेंसमेंट हो जाता है उसका टेन्योर, तो इसलिए BCD तीनों ऑप्शन में हमें वैलिड दिख रहा है। लेकिन आप ये डेट्स देखिए टिल कि भैया दैट मींस आप तो बता रहे हो कि ये कौन सी तारीख तक इसका टेन्योर रहेगा, जबकि हम क्लियरली जानते हैं IRP का टेन्योर रहता है जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या ना हो जाए अपॉइंट। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन विड्रॉल के ऊपर है, एप्लीकेशन के ऊपर। सेक्शन 12 कहते हैं क्या एप्लीकेशन जो बिल्डिंग सप्लायर ने दी, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं? यस, अगर एप्लीकेंट्स चाहें तो, और विद द अप्रूवल ऑफ परमिशन ऑफ NCLT आपको लेना पड़ता है। और यहां पे 90% आपको कंसेंट लेनी पड़ती है वोटिंग शेयर के साथ COC की। सो विल गो विद ऑप्शन D, यस बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि NCLT है, बट ओनली एट द एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट, क्योंकि वो चाहें तो, जो कि सेक्शन 9 में उसी आता है। देन रिगार्डिंग द क्रेडेंस ऑफ मिस्टर अमरीश जो कि पर्सनल गारंटर ऑन इफेक्ट ऑफ मोरेटोरियम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन।
तो हमने यही कहा था कि भैया उसके ऊपर ये सेक्शन 14 लगेगा, पर्सनल गारंटर, ये इज इनवैलिड है क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है। पहला कंपनीज एक्ट के ऊपर है, कहता लिस्टेड एंटिटी में हु अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन। तो देखिए सबसेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन में स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकती, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। अगला सेबी रेगुलेशन 17A पे है, अ डायरेक्टर शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन, ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर पूछा गया, तो एक आदमी डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 7 में हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला भी सेबी रेगुलेशन पे 17A पे है। यहां ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहां पे बताया गया आदित्य एक एमडी है, लिस्टेड एंटिटी में है, शी इज ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ सम लिस्टेड कंपनीज एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन हाउ मेनी कंपनी शी कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन लिस्टेड। तो जैसे नॉर्मल लिमिट्स आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में यह आपकी लिमिट क्या आती है, दैट इज 3 में ही आप बन सकते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप क्या है, एमडी हैं, राइट। तो इसलिए एमडी के रूप में आप 3 ही आपको मिलेंगी। देन कंपनी एक्ट का 218 के ऊपर मिस्टर अतुल एक एम्प्लॉय हैं, एबीसी लिमिटेड के हैं, कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कंपनी टर्मिनेट कर देना चाहती है एम्प्लॉय को, इसलिए कंपनी ने एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास दिया, क्योंकि ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी होती है अगर आप एम्प्लॉयज को, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलती है 218 के अंदर। लेकिन कंपनी को कोई रिप्लाई नहीं आया 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल से रिप्लाई नहीं आया, तो हम इसे डीम्ड अप्रूवल मान के चलते हैं। तो इसलिए लिखा है क्या ये डीम्ड अप्रूवल है, क्या आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे यस, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वैलिड इन लॉ है, क्योंकि इसे डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। अगला प्रश्न कंपनीज एक्ट पे सेक्शन 230 पे कॉम्प्रोमाइज पे है, कहते हैं एक स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज सबमिट की है कंपनी ने ट्राइब्यूनल के पास। मीटिंग होती है शेयर होल्डर की और कंपनी के 1200 शेयर होल्डर हैं जिनके पास 12 लाख इक्विटी शेयर हैं, सभी ने वोट किया है प्रेस्क्राइब्ड मोड से, लेकिन 100 शेयर होल्डर 1200 में से 100 जिनके पास 36 लाख रुपए के, ध्यान दीजिएगा टोटल शेयर है 1 करोड़ 20 लाख के, अगर आप 36 लाख परसेंटेज निकालेंगे तो 30% निकल के आ जाती है, उन्होंने वोट अगेंस्ट किया है। अब हम सेक्शन 230 में जानते हैं कि मेंबर्स की मेजॉरिटी नंबर अप्रूवल होनी चाहिए, तो 1200 में से 100 ही अगेंस्ट है, तो मेजॉरिटी तो हो गया, लेकिन साथ में 75% इन वैल्यू भी होना चाहिए, 75% यहां नहीं बन रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये स्कीम क्या नहीं है, अप्रूव नहीं हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए यहां सही निकल रही है। अगला प्रश्न अगेन कंपनीज एक्ट 168 रेजिग्नेशन के ऊपर है, कहता कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और कंपनी काफी सर्विसेज दे रही है इंडिया और अब्रॉड में। 6 डायरेक्टर हैं, उसमें से एंड्रेज एक रेजिडेंट है, कहां का, पोलैंड का है और ये डायरेक्टर है, सो दैट मींस फॉरेन डायरेक्टर आपके पास है, लेकिन इसने क्या किया है, इसका बिजी स्केड्यूल है, इसने कर दिया रिजाइन, इसलिए सेक्शन 168 लगा। तो इसलिए इसने कंपनी को कहा मुझे रिलीव कर दो, और इसलिए कंपनी ने DIR 12 फाइल करके ROC को दे दिया, और इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ DIR 11 भरना पड़ता है, जो आप रिजाइन किए हो, लेकिन आप खुद भर लो या आपके बिहाफ पे कौन भर सकता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट या CS, या चौथा एक और होता है रेजिडेंट डायरेक्टर। इसलिए ऑप्शन यहां क्या जाएगी, सी जाएगी, क्योंकि को डायरेक्टर कृतिका क्या है, ये एक रेजिडेंट डायरेक्टर है, तो वो आपके बिहाफ पे फाइल कर सकती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन निधि कंपनी, और बढ़िया ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। तो यहां पे रूल नंबर 9 के ऊपर है एंड रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 9 में नेट ऑन फंड्स आता है और रूल नंबर 18 में डिविडेंड, जो हम कहते हैं मैक्सिमम 25% आप दे सकते हैं। कहते हैं मिस्टर हाई विद हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ने एक निधि कंपनी बनाई है और पेड अप कैपिटल इस कंपनी की बताई गई है 95 लाख, राइट, या 9.5 लाख शेयर है, एक 10 का है, तो 10 के हिसाब से लेके चलें तो डिविडेंड आप ज्यादा से ज्यादा 25% दे सकते हैं, दैट मीन्स 2.5 रुपया। लेकिन कहते हैं इसके डिपॉजिट्स हैं 315 करोड़ के, 12,000 इसके मेंबर हैं और इतना कंपनी का लोन है, और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है 1 रुपया। अरे भैया आप तो 2.5 रुपए तक भी दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में, डेट हमें देखनी होगी, कंपनी बनी है 20 अगस्त 2017 को, ये पक्का ध्यान रखें, और ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है डाटा वाली 2023 की दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय इसमें दिक्कत आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, कहता है इन्यूमरेट हाउ मच एक्सेस पेड अप कैपिटल हैड व्हेन इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2017। तो
तो नेट ऑन फंड्स उस समय जो लिमिट होती थी रूल नंबर 9 के हिसाब से 10 लाख होती थी, लेकिन अब वो लिमिट 20 लाख कर दी गई है। लेकिन वो 20 लाख कब से हुई है? नोटिफिकेशन आई है 19/4/2022 की। तो हमें उस हिसाब से दैट मींस इंस्टीट्यूट ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया उस समय के लिमिट के हिसाब से। और क्वेश्चन में आप देखिए पेड अप कैपिटल है आपके पास 95 लाख है, राइट। नेट ऑन फंड्स हो गए, 10 लाख आपको चाहिए, तो एक्सेस आपके पास कितना बचा? 85 लाख। तो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में एक्सेस पेड अप कैपिटल, तो दैट मींस ऑप्शन नंबर बी 85 लाख निकल के आ रही है। लेकिन अगर आप आज के हिसाब से 20 लाख की लिमिट लगा दोगे तो ये आंसर 75 लाख रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2017 के हिसाब से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में डिविडेंड भी था, तो मैंने पहले बता दिया था 2.5 रुपए है, यही है साथ में। अगला कंपनीज एक्ट के ऊपर बढ़िया प्रश्न है, ये पक्का ध्यान रखिएगा। कहता है कंपनी ने एक मिस्टर वीर जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है एमडी अपॉइंट किया है और ये 1 जून 2022 को आए हैं। इनके रेम्यूनरेशन पैकेज के बारे में बताया गया है। अब इनसे आपसे पूछा गया फाइनेंशियल ईयर में बताइए उनका रेम्यूनरेशन पैक क्या होगा, क्योंकि ये तो पैकेज पूरे साल का हो गया। तो पूरे साल का 1 जून को आप अपॉइंट हुए हैं, तो एक चीज ध्यान रखें, हमें कन्वर्ट किस पे करना पड़ेगा? 10 मंथ्स के ऊपर। तो 10 मंथ्स की आप सैलरी लीजिए, आप आरएफए लीजिए, चिल्ड्रन अलाउंस लेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेट्रिएट होता तो उसके में एग्जाम्पशन आती है। ध्यान दीजिए ये रेजिडेंट इन इंडिया है, तो पूरा का पूरा एजुकेशन अलाउंस भी आएगा और एलटीसी भी आएगा। लेकिन एलटीसी में ध्यान रखना यहां 10 महीने ये 10 महीने, लेकिन एलटीसी तो क्या आएगा? पूरा आएगा, ये गलती ना हो जाए, क्योंकि ये मंथली नहीं होता। और जो प्रीमियम है फॉर इंश्योरेंस, इसे हम रेम्यूनरेशन नहीं मानते जब तक आप गिल्टी ना हो किसी गड़बड़ के, तो इसे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह से आप कन्वर्ट करके चलेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 60 जो भी है ये ऑप्शन बी में 60,50,000 आ जाएगा। और ये अब बात करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है कहता कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और रिसेंटली इसने कई ब्रांचेस और शोरूम भारत में खोल रही है और आपको ये पोजीशन 9 दिसंबर 2022 को दे रखी है विद रिगार्ड टू द एक्सपेंशन एक्टिविटीज, और ये कुछ डिटेल आपको दे रखी है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डाटा रुपीज में दिया जाता है, यहाँ पे सामने है इन थाउजेंड्स, तो वो आपको कॉम्पिटिशन में लगाना पड़ेगा। ये प्रश्न पहले भी आपने देखा होगा। कहता है इसमें से अनसिक्योर्ड डेट इंक्लूड्स टेम्परेरी लोन, इससे आप समझ गए होंगे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो बोरिंग में जा रही है, तो बोरिंग में जा रही है तो सेक्शन लग गया 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के ऊपर। तो 30 लाख की जो बोरिंग है, तो हम बोरिंग के अंदर हम टेम्परेरी लोन नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें से 13 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो उसे हम ले लेते हैं, और 8 लाख रीपेबल ऑन डिमांड है। तो स्वाभाविक है ये जो हो गया ये आपका करंट लायबिलिटी हो गई, तो ऑब्वियसली उसे हम टेम्पररी ही लेके चलते हैं, उसे हम बोरिंग का हिस्सा नहीं लिखते। और 9 लाख रुपए रीपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 महीने हैं, तो इन दैट सिचुएशन इसे भी हम नहीं लेंगे। तो 8 और 9 17 लाख को हम माइनस कर देंगे जब हम बोरिंग निकालेंगे, क्योंकि बोरिंग में 2 चीजें निकालनी होती है, बोरिंग जो एग्जिस्टिंग है प्लस जो आपकी तरफ से प्रपोज्ड है। तो एग्जिस्टिंग आप यहां पे देख लीजिए, हमें ये सिचुएशन दे रखी है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, बस उसमें से 17 लाख हमने क्या करना है, ये माइनस करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और ऑब्वियसली क्योंकि 181C क्या कहता है, आपको प्रायर एसआर पास करना होगा, लेकिन वो लिमिट तभी लगती है अगर आपकी जो बोरिंग है एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड, अगर वो एक्सीड करती है किससे? पीयूसी प्लस आपके फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसलिए उसे निकालने के लिए देखिए पीयूसी में शेयर कैपिटल आ गई, फ्री रिजर्व आ गए, सीआरआर आपका नहीं आएगा, रीवैल्यूएशन नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 3 चीजें हम ऐड करके देखेंगे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? ऑब्वियसली मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, तो अगर वो लिमिट एक्सीड होगी तो एसआर चाहिए, वरना 179 में बोर्ड रेजोल्यूशन से आप ये बोरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बोरिंग पूछी गई है, हाउ मच एक्सेस इफ रिक्वायर्ड कैन बी बोरोड, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर वो परमिसिबल लिमिट से एक्सीड करता है, तो एसआर चाहिए, यही 181C की बात की गई है। और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि भैया पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर लीजिए, यही करके दिखाया गया है। एग्जिस्टिंग बोरिंग जैसे मैंने कहा था वो 2 सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों ले लीजिए, लेकिन आपको 17 लाख, क्योंकि वो थाउजेंड्स में करके वो करोड़ में डेटा आता है, तो वो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, वो माइनस किया आपने, तो इसलिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट माइनस एग्जिस्टिंग बोरिंग, तो आप उसके हिसाब से देखते हैं तो बिना एसआर के 6.8 करोड़ आप ज्यादा उठा सकते हैं बिना एसआर के, वरना आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगला प्रश्न अगेन कंपनीज एक्ट पे बढ़िया प्रश्न है, एमडी की डेफिनेशन के ऊपर है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 54।
तो ये एक बढ़िया प्रश्न है, पक्का इसका ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए लिख के दिया मस्ट डू। तो कहता है ये IWCL कंपनी जो है ये फर्नीचर हैंडक्राफ्ट में डील कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी के यहाँ 5 डायरेक्टर हैं, उनका नाम यहाँ पे लिख के दे रखा है। मिस्टर अमरिंदर कहता है एक डायरेक्टर है, हेड ऑफिस में है, और ये ऑथराइज है, किस लिए ऑथराइज है कि कॉमन सील फिक्स करे। देखिए हम एमडी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, क्योंकि एमडी में हम क्या पढ़ते हैं, जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स हैं, राइट। लेकिन हम कहते हैं जो ठप्पे मार रहा है कॉमन सील, ये सब्सटेंशियल नहीं है, तो दैट मीन्स ये तो उस कैटेगरी का आदमी हुआ नहीं। मिस्टर अकबर जो है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और सिक्योरिटी लॉज में डील करता है, और ये ऑथराइज्ड बाय रेजोल्यूशन है कि टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये भी हम ये पढ़ते हैं, ये सब्सटेंशियल पावर में नहीं आता, शेयर से रिलेटेड ट्रांसफर वगैरह। मिस भारती एक्स बैंकर है और इन्हें बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइज किया गया है, ये ड्रॉ एंड एंडोर्स कर सकती हैं चेक वगैरह, ये भी हम पढ़ते हैं, ये सब्सटेंशियल पावर में नहीं आता, राइट। तो मिस्टर लेटर बाय रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग, मिस्टर अकबर वॉज ऑल्सो ऑथराइज टू प्लीड ऑन लीगल मैटर्स। ये अच्छा पॉइंट आ गया कि वो लीगल मैटर्स कंपनी के बिहाफ पे डील करेगा। ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं आता कि हम सब्सटेंशियल नहीं मानेंगे। तो ये आदमी जब ये पावर मिलती है सब्सटेंशियल है, तो ये एमडी बनने लायक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है जिसे हम एमडी मान सकते हैं। तो स्वाभाविक है एमडी की आप डेफिनेशन देंगे क्लॉज 54 में, कि जहां मेन एक ही वर्ड निकल के आता भैया जिसके पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, और हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ते हैं कि हम इन्हें नहीं मानेंगे सब्सटेंशियल पावर। जैसे मैंने कहा था कॉमन सील वाला, चेक वगैरह, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये शेयर ट्रांसफर वगैरह। इसलिए वो जो अकबर साहब थे जिनको आप लीगल मैटर्स पर प्लीड करने के लिए कह रहे थे, वो सब्सटेंशियल में आ जाएगा, तो ये एक एलिजिबल व्यक्ति हो सकता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। देन मिस्टर राम जो डायरेक्टर हैं बीपीएल में, वो हिंदुस्तान के बाहर चले गए 4 महीने के लिए। तो आप समझ गए 3 महीने की लिमिट लगी, हिंदुस्तान से बाहर गए, आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर लेके आ सकते हैं 161(2) के अंदर। इन हिज प्लेस मिस्टर कृष्णा को अपॉइंट किया गया है ऑल्टरनेट। मिस्टर राम जो है ये इनका जो टेन्योर है, ये सेकंड एजीएम जो आने वाली है उसमें टेन्योर समाप्त हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं ऑल्टरनेट जो अपॉइंट हुआ है, जब तक ओरिजिनल का टेन्योर ना समाप्त हो जाए तब तक आप बन सकते हैं। अब मिस्टर राम है भारत में आ जाते हैं, अपना जो भी काम करने गए थे। एजीएम इस दौरान कंपनी की होती है, कहता है इन द लाइट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स जस्टिफाई द लीगल पोजीशन एंड वैलिडिटी ऑफ मिस्टर कृष्णा टू होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ सेकंड एजीएम। अरे भैया सेकंड एजीएम से पहले वो आ गया है, तो जैसे ही आ गया है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो भाई 161(2) यही मैंने बताया, उसे वकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। अगला प्रश्न, आप जो है MHL एक लिस्टेड कंपनी है, आप फर्नीचर वगैरह में जो भी डील कर रहे हैं, बोर्ड ने इंस्ट्रक्ट किया है सेक्रेटरी को कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, कुछ एजेंडा आइटम्स बताई गई हैं। कहता बोर्ड मीटिंग होनी है 9 जनवरी 2023 को। देन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन, तो यहां से आप समझ गए प्रश्न सेबी रेगुलेशन पे आने वाला है। कहता है प्रायर इंटीमेशन देनी है स्टॉक एक्सचेंज को देनी है विद रिगार्ड टू सर्टेन प्रपोजल्स। ये क्वेश्चन देखिए आरटीपी मई 2023 का भी कॉपी पेस्ट है, कट ऑफ डेट आपसे पूछी गई है, राइट। तो उस लेक्चर में मैंने बड़ा गहराई में डिटेल में जाके बता रखा है, तो फिलहाल मैं इतना इसमें नहीं जाऊंगा। तो देखिए आपसे 4 चीजें इसने पूछी हैं। एक, कंसिडर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। पहली बात यहां ध्यान दीजिएगा, तारीख आपको ये बता रखी है, राइट। और मई 23 में ये रेलिवेंट क्यों गया था, क्योंकि आपको उस डेट के हिसाब से संडे वगैरह आप बड़े आराम से कंप्यूट कर सकते हो, इसलिए मेरा कहने का ये क्वेश्चन था। क्योंकि जब आप रेगुलेशन 29 में ये टाइमिंग वगैरह देखोगे, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए आप जानते हो 5 क्लियर दिन देखने होते हैं हमें, जिस दिन नोटिस दिया प्लस जिस दिन मीटिंग है, हमें वो एक्सक्लूड करना होता है, राइट। देन आपका ये इंटरेस्ट से रिलेटेड आ गया, और आपका ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया। इनसे रिलेटेड हम 11 वर्किंग डे लेते हैं, तो यहां सैटरडे संडे छोड़ने पड़ते हैं। तो यहां मैंने आंसर में प्रॉपर लिख के भी दे रखा है, तो डिटेल में मैं नहीं चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप आरटीपी मई 23 वाला ये मेरा क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज में हम क्या लेके चलते हैं, 2 वर्किंग डे, अगेन इसमें वो दोनों दिन आपको एक्सक्लूड करने हैं, नोटिस वाले एंड मीटिंग वाला। तो यहां प्रॉपर मैंने ये थोड़ा लिख के भी दे दिया, सैटरडे संडे ही वो, तो आप देखना चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, During the ongoing case of Mr. CD under Money Laundering Act, the director on the basis of information जो से मिलती है that Mr. CD के पास USD करेंसी नोट्स हैं जो भारत में लेके आए हैं beyond the
परमिसिबल लिमिट ये भाई साहब ले आए हैं और इन्होंने कस्टम अथॉरिटीज को उससे रिलेटेड डिक्लेरेशन भी नहीं दिया। डायरेक्टर का ओपिनियन ये है कि भैया प्रोविजंस जो फेमा एक्ट की हैं उनका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, इसलिए डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है। लेकिन कहां पूछी गई है? अंडर पीएमएल एक्ट। तो पीएमएल का सेक्शन 66 लगता है कि यहां पे डायरेक्टर या जो कोई और अथॉरिटी एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर देते हुए मे फर्निश और कॉज टू बी फर्निश, कह सकते हैं कि भैया ये इंफॉर्मेशन दी जाए। कौन देगा? कोई भी ऑफिसर, अथॉरिटी या बॉडी परफॉर्मिंग किसी भी फंक्शन अंडर एनी लॉ, जैसे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, ऑब्वियसली फेमा से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, या कोई और ऑफिसर, अथॉरिटी जो भी अंडर एनी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में इनको ये इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है? शेयरिंग भी करनी होती है। इसलिए बस यही आंसर है कि भैया आपकी ड्यूटीज क्या है, ये इंफॉर्मेशन वगैरह आप शेयर करें। तो पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, अगला भी सेम देखिएगा, आया हुआ ही प्रश्न है, इवन डाटा भी सेम है। कहते हैं एमडीएल डिजाइनर ऑफिस में डील कर रही है और ये कंपनी 2014 में बनी है। अंटिल 2018 कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट एंड डिविडेंड दिया है। 2019 में कंपनी का पब्लिक इश्यू आ गया और कैपिटल 3 गुना बढ़ गई और रजिस्टर्ड मेंबर भी काफी बढ़ गए 7680, और कंपनी ने ड्रास्टिकली लेकिन डिविडेंड अपना कम कर दिया है। इसलिए कुछ शेयर होल्डर्स ने ये रेज किया इश्यू और कि भैया ये तो बहुत गलत बात होगी। वो चेयरमैन के पास गए कि भैया ये डिविडेंड पहले तो मस्त दे रहे थे, अभी आपको क्या हो गया है? द शेयर कैपिटल कहता कंपनी की सिर्फ इक्विटी शेयर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जिनको तकलीफ है वो माइनर शेयर होल्डर कितने हैं? 84 इन नंबर। तो अगर आप यहां से सीधा 7680 से 84 आप देखें, आपको कहीं 10% या 100 नहीं दिख रहा है और क्लियरली लिखा है उनके पास अराउंड क्या है? 6% कंपनी की इशूड कैपिटल है, राइट। कैन अ मेजर चंक ऑफ शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्ट टू लोअर डिविडेंड? देखिए डिविडेंड देना कंपनी का प्रेरोगेटिव होता है। और अगर हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें शेड्यूल नंबर 1 टेबल नंबर F किसके ऊपर आता है? आर्टिकल्स पे आता है। तो रेगुलेशन 80, ये देखिए बेसिकली हम पढ़ते इसे इंटर में है, लेकिन प्रश्न देखिए फाइनल में भी पूछ लिया गया है। तो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, फाइनल का प्रश्न है तो भैया इंटर का तो आना ही चाहिए। तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं कि मेंबर्स डिविडेंड ज्यादा मांग नहीं सकते। इसलिए प्रश्न ये है कि क्या वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? क्या ये ऑपरेशन है लो डिविडेंड देना? नहीं, ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है। और क्या वो माइनर चंक ऑफ शेयर होल्डर्स अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करा सकते हैं या कोई पिटीशन वो फाइल कर सकते हैं? तो 241 में हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के ऊपर पढ़ते हैं, यस वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 244 में हम पढ़ते हैं या वो 100 मेंबर हो 84 थे, या 10% ऑफ टोटल हो 10% नहीं थे, या उनके पास 10% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल हो, क्वेश्चन में साफ लिखा था 6%। तो इसलिए ये कोई रिलीफ इनको किसी तरह से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, रमेश दयाल एंड मनीष कैनपाल, ये दो स्टूडेंट्स अब बढ़िया मित्र हैं और ये मास्टर जो भी मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर ये अपना लेना चाहते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। इसलिए दोनों भारत छोड़ के 23 अगस्त 2022 को चले गए हैं और इनका प्लान ये है कि भारत में आ जाएंगे अगले बरस 30 जून 2023 को अपना सेमेस्टर खत्म होने के बाद। मनीष को लेकिन वहां पे एक बढ़िया जॉब मिल गया है, वो तो वहीं पे रह गए हैं और इसलिए वो हिंदुस्तान में क्रिसमस हॉलीडेज 23 में आते हैं अपने परिवार को मिलने। लेकिन रमेश एज पर प्लान आ चुके हैं। टू सपोर्ट द स्टडीज ऑफ हिज सन, जो मनीष के पिताजी हैं, जो मनीष बाहर रह गए थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए देखिए 64,000 USD दिया 22-23 में और 17,800 दिया 23-24 में, और ट्यूशन फीस जो है वो सिर्फ 27,500 है। तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं भैया लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, पर फाइनेंशियल ईयर है, पर इंडिविजुअल है और 2.5 लाख USD होती है। तो दैट मींस उसका तो यहां कोई कॉन्ट्रोवेंशन है सच नहीं है। अब प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर रमेश दयाल का पूछा गया 22-23 का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस फेमा में आप जानते हैं एज पर सेक्शन 2V में हम पढ़ के आते हैं और भैया उसमें हम क्लियरली पढ़ते हैं कि आपका जो स्टे होना चाहिए, क्योंकि 22-23 का स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पिछले बरस 21-22 के ऊपर, वो 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। स्वाभाविक है आप 23 अगस्त 2022 को गए हैं तो 21-22 में तो इंडिया में थे, तो आप कहेंगे PRI बन गया। लेकिन RBI का एक सर्कुलर, ये प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर उसी पे दिया। ये सर्कुलर आया था कि स्टूडेंट्स को हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जनरली पढ़ने जाते हैं और ये वहां पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए जैसे ही वो गए, क्योंकि हम फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस कब देखते हैं? ऑन पर्टिकुलर डेट देखते हैं। तो दैट मीन्स यहां डेट क्या थी?
आप 23 अगस्त को जाते हैं तो 23 अगस्त 2022 को आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, PROIA हो जाएगा, जबकि पहले क्या थे, आप PRI थे। अगले प्रश्न में देखिए ये पूछा गया इन रिगार्ड टू रेमिटेंस की वो जो US डॉलर भेजे गए तो 2.5 लाख तो 2-3 साल का मिला के भी नहीं हो रहा, तो मैंने कहा था उसमें सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यही लिखा होगा 2.5 लाख USD बिना RBI के अप्रूवल के आप लेके जा सकते हैं। और ये आप जानते हैं इस पे डील कौन करता है भैया, रूल 5 शेड्यूल 3 ऑफ FEMA करंट अकाउंट रूल्स 2000 कि ये आपके लिए अलाउड है। अगला प्रश्न कंपनीज एक्ट के ऊपर है, कहते हैं एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन फास्ट ट्रैक मोड में लेके आ रहे हैं और प्राइवेट कंपनी, देखिए प्राइवेट होना जरूरी है, और कहता है प्राइवेट कंपनी अ स्टार्टअप कंपनी और एक और है सोपन प्राइवेट अ स्मॉल कंपनी। तो पहली बात 233 के लिए हमें यह पता होना चाहिए ये स्कीम कौन लेके आ सकता है, या तो ये फास्ट ट्रैक हो सकता है स्मॉल कंपनियों के बीच में, या होल्डिंग एंड वोस के बीच में हो सकता है, तीसरा स्टार्टअप्स के बीच में हो सकता है, चौथा एक स्टार्टअप विद स्मॉल कंपनी हो सकता है। अब हमें देखना है यहां किसका हो रहा है। तो पहली बात यहां लिखा था डरवाक पी लिमिटेड अ स्टार्टअप है एंड सोपन अ स्मॉल कंपनी है, तो ये 4th लिमिट के अंदर आ गया। यस आपका फास्ट ट्रैक हो सकता है। फॉर विच ऑब्जेक्शंस वर रिसीव्ड फ्रॉम द OL बाय द CG, बिल्कुल मिल सकता है और 30 दिन का टाइम पीरियड है। बट द CG डिड नॉट फाइल एनी एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम विद द ट्राइब्यूनल, क्योंकि ट्राइब्यूनल को CG को 60 दिन में अप्लाई करना होता है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब नहीं करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं आपको कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। तो पूछा क्या गया है, CG ने नहीं फाइल किया और वेयर इट फाइल द सेम, तो क्या होता। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि CG 60 दिन में दे सकती है, लेकिन अगर वो नहीं देती है इसका मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एंड दैट सिनेरियो ऑब्वियसली कंटिन्यू विद योर फास्ट ट्रैक मर्जर अमलगामेशन, वरना देखिए इस सेक्शन में आप कर नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न FCR एक्ट के ऊपर है। ये रमाकांत हाथी साहब एक IAS ऑफिसर हैं, ये जर्मनी में गए हैं और वहां पे क्योंकि देखिए नाम में ही हाथी है तो बीमार तो होना ही था, हो गए, और वहां पे इन्हें हॉस्पिटैलिटी मिलती है। 65,000 रुपए भारतीय मुद्रा दे रखी है क्योंकि इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो आपसे पूछा गया है कि भैया बताइए इन्हें कुछ इंटीमेट करना होगा। देखिए इमरजेंसी में हम क्लियरली पढ़ते हैं कि पहले बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वरना रूल 7 रेड विद रूल सेक्शन नंबर 6 हम यही पढ़ के आते हैं, आपको पूरी डिटेल वगैरह देनी पड़ती है, फॉर्म FC2 देना पड़ता है, लेकिन बीमार हो जाए उसके बाद लेते हैं तो 1 महीने का आपके पास समय होता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, 1 लाख तक आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और यहां पे क्वेश्चन में अमाउंट था ही कितना, 65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो टेक गुड केयर ऑफ इट। अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, मैं इसे कहूंगा मस्ट डू, पक्का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं 5A मस्ट डू, क्योंकि यहां IBC और कंपनीज एक्ट का देखिए हार्मोनियस हो गया है। कहता मिस्टर अर्जव एक पार्टनर है इस गरूट LLP में, ये कंसल्टिंग फर्म है, ये पार्टनर है, ध्यान रखिएगा गरूट LLP में, और आपको परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बता रखा है इस LLP का जो इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं किसको, एक कंपनी, उसका नाम भी याद रखें अनावरण लिमिटेड, और पिछले 3 बरस का डाटा दे रखा है। तो देख रहे हैं परसेंटेज टर्नओवर उस LLP का उस अनावरण की तरफ, ये 3 साल की टर्नओवर की लिमिट्स आपको दिख रही है, जहां मैंने 6% मार्क किया है। कहता पिछले बरस इन्होंने एक और कंपनी, ये ध्यान दीजिएगा अलग कंपनी है, अश्तवर लिमिटेड, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये एसोसिएट है किसकी, अनर्वन की, उसको भी सर्विसेज दी है और वहां से इनका टर्नओवर जनरेट 10.5% हुआ है। फर्दर कहते हैं पेनल्टी लगा दी गई है 271J ऑफ इनकम टैक्स में, राइट, जो कि ट्राइब्यूनल ने कंफर्म भी कर दी है, और ये किसके ऊपर लगाई, मिस्टर अर्जव के ऊपर लगाई है। ध्यान दीजिएगा 2 साल पहले, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए पूछा गया एलिजिबिलिटी अर्जव की, क्या ये आईडी बन सकता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जैसे मैं कह रहा था IBC में, अनर्वन लिमिटेड में, क्या ये बन सकता है एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो इसलिए ध्यान रखना था कहां कहां का ये क्या क्या पूछ रहा है। तो और साथ में तीसरी बात क्या गया, क्या ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी बन सकता है। जहां तक देखिए सवाल आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑब्वियसली 149 सबसेक्शन 6 में हमारा लग जाता है कि भैया वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेगा जो EPP है, E फॉर एम्प्लॉय, P से प्रोप्राइटर, P से क्या है, पार्टनर है। कब, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपका प्रपोजल आया आईडी बनने के लिए,
तो किसमें है आप? लीगल या कंसल्टिंग फर्म में, जो कि आप हैं। लेकिन अगर उसका ट्रांजैक्शन हुआ किसके साथ? कैश के साथ। 4 कंपनी एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, या एसोसिएट थी भैया, ये ध्यान रखना। और कितना टर्नओवर हुआ है? 10%। तो आप नहीं बनेंगे। तो हमने क्वेश्चन में साफ देखा था भैया आपका टर्नओवर उस एसोसिएट कंपनी के साथ कितना है? 10.5 है। तो भैया आप तो ना बन पाएंगे। दूसरा प्रश्न, क्या आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हैं? लेकिन आपकी बार ध्यान दीजिएगा, किसमें? अनर्वन लिमिटेड की बात है। तो यहां रेगुलेशन 3 लगती है, ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रेगुलेशन 2016 की। तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि भाई साहब बनने के लिए एक तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या होने चाहिए? एलिजिबल होने चाहिए, राइट। और दूसरी बात ये होना चाहिए, अगेन आप ईपीपी नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पे टर्नओवर की लिमिट 10% नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे होती है 5% वाली। तो और ये भी देखिए वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, इसलिए मैंने वो 6% को हाईलाइट किया था। तो इसलिए भैया हम कहेंगे ना तो ये साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो पहले पढ़ाए थे, नहीं बन पाएंगे, और ना ही ये 6% से प्रॉब्लम होगी, नहीं बनेंगे। अब कमिंग टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सेक्शन 247 रेड विद रूल नंबर 3। तो वहां हम कहते हैं कि 271J इनकम टैक्स का आपने क्या किया है? डिफॉल्ट किया है। और जो आपने ये डिफॉल्ट किया है तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि उसके बाद 5 साल तक आपका कूलिंग पीरियड, आप नहीं बन सकते। तो यहां पे आपको डिफॉल्ट जस्ट 2 साल पहले क्वेश्चन में लिखा था, तो आप यहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आर्बिट्रेशन एक्ट पे आ रहा है। कहता है एक डिस्प्यूट हो जाता है पारस फर्निशिंग लिमिटेड और उसके वर्कर्स के बीच में, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस को लेके है, इसलिए मैनेजमेंट ने एक इनविटेशन भेजा है लेबर यूनियन को कि आइए और बात करते हैं, सुलझा लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया, बताइए कब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग शेल बी सेट टू कमेंस? कमेंस कब होगा? पहले आप आमंत्रण भेजिए और दूसरी पार्टी उसे क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले इन राइटिंग, तो भैया कमेंस हो जाएगा। और कहता है आप सेटलमेंट किस तरह से करेंगे? सेटलमेंट में क्या, सारी टर्म्स आप आपस में डिसाइड कीजिए, देन दोनों पार्टीज क्या बना लें? एग्रीमेंट बना लें, और फिर ऑब्वियसली एग्रीमेंट बन गया तो आप उसकी इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न निधि कंपनी के ऊपर है। भैया आप निधि कंपनी, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस करोल बाग न्यू दिल्ली में है, 6 डायरेक्टर है, उनका नाम दे रखा है और बता रखा है 250 मेंबर है, क्योंकि कम से कम 200 चाहिए होते हैं निधि में। कहता है पदम जी जो सीनियर मोस्ट डायरेक्टर है, बड़ा बढ़िया तजुर्बा है फाइनेंस वगैरह में, और इन्हें एक ऑनर किया गया है टू होल्ड डायरेक्टरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो बिल्कुल निधि कंपनी में डायरेक्टर का ये राइट होता है, 10 साल तक वो बन सकता है, उसके बाद 2 साल का कूलिंग लगता है। नेक्स्ट, मेसर्स A&A एसोसिएट ऑडिटर है, वो ऑडिटर बने हैं इस निधि कंपनी के 5 वर्ष के लिए। ध्यान दीजिएगा, फर्म है, एंड नाउ द कंपनी इज डिजायरस ऑफ रीअपॉइंटिंग। तो ऑब्वियसली आप फर्म को एक अनदर टेन्योर, क्योंकि 2 कॉन्सिक्यूटिव टेन्योर 5 साल की दी जा सकती है, दे सकते हैं। कहता करंट ईयर में क्षितिज जो एक मेंबर है इस निधि कंपनी के, उन्होंने 1 लाख रुपए अपने पुत्र रुद्रा, जो कि क्या है एक माइनर है, उनके नाम पे जमा कराए गए हैं, और ये बच्चा 12 साल की उम्र का है, तो स्वाभाविक है माइनर हो गया। क्षितिज जी चाहते हैं रुद्रा जो है वो भी मेंबर बन जाए निधि का। देखिए निधि में चिल्लर पार्टी नहीं आ सकती, बोले तो माइनर मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन हम क्लियरली पढ़ के आए हैं कि जो मेंबर है वो अपने माइनर बच्चे के नाम पे डिपॉजिट दे सकता है, इसलिए इसके ऊपर प्रश्न आएगा हमें। तो इसलिए क्या लिखा है प्रश्न पहला, पीयूष वन ऑफ द डायरेक्टर्स ने ऑब्जेक्शन किया है कि जो डिपॉजिट लिया गया 1 लाख रुपए रुद्रा माइनर के नाम पे, और जो पिताजी चाहते हैं कि वो मेंबर बन जाए, देखिए डिपॉजिट आप ले सकते हैं लेकिन वो मेंबर नहीं बन सकता, यही रूल 8 में हम पढ़ के आते हैं। दूसरा हिस्सा, पदम जो डायरेक्टर को आपने ऑनर किया था 10 वर्ष के लिए, आफ्टर रेलिंक्विशिंग हिज ऑफिस 10 साल के बाद, क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं? एज आई सेड 2 साल का कूलिंग पीरियड है, तो 2 साल के बाद आ जाएगा, रूल 17 यही कहता है। इज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ये फर्म ऑफ ऑडिटर, ऑब्वियसली एक टेन्योर आप दे सकते हैं, क्योंकि 2 टर्म कॉन्सिक्यूटिव, ये रूल नंबर 19 में भी है, और सेक्शन 139 कंपनीज एक्ट का भी यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hangout Casa was a very prominent chain of Chinese restaurant with a presence all around the nation. लेकिन लोगों में अब हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा हो गई है कि भैया ये फास्ट फूड ना खाया जाए, सत्यानाश हो रहा है, इसलिए कंपनी का बिजनेस भी सत्यानाश हो रहा है और कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ मूव हो रही है। तो हुआ क्या, बहुत सारे बीवरेजेस सप्लाईज वगैरह थी अनपेड हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर आईबीसी के हिसाब से देखें प्रश्न उसी पे निकलेगा, ये क्या बनेंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर बनेंगे।
कहता 9.5 लाख रुपया है। देखिए पहली बात हम जानते हैं, अगर आपने CIRP की तरफ जाना है तो सेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। फास्ट ट्रैक है तो अलग बात है। देयर वर लीज रेंटल्स, ये भी कुछ लैंडलॉर्ड की तरफ कह लीजिए पेंडिंग वगैरह है। कहता अमाउंट ऑफ 78,000 इज ऑल्सो ड्यू टुवर्ड्स, ये एक रिमजिम लिमिटेड है जिसकी आप आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम बेच रही है रिमजिम, ये भी OC बन गई। प्रश्न क्या है? रिमजिम लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट इट्स रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ COC इन विच रेजोल्यूशन प्लान ऑफ एप्लीकेंट इज कंसिडर्ड। बिल्कुल ऑपरेशनल क्राइटेरिया आ सकता है, लेकिन हम क्लियरली यही पढ़ते हैं कि भाई साहब वो आ सकता है लेकिन उसको वोट डालने का हक नहीं होगा अंडर सेक्शन 30 के अंदर। देयर आफ्टर इट इज स्पेसिफाइड इन द फैक्ट्स दैट द सप्लाईज जो हैं, ये जो भी यूटिलिटीज जो अनपेड थी 9.5 लाख रुपए हैं। और कहता लार्जेस्ट अमंग, इसके बीच में से 9.5 लाख के बीच में से एक सप्लायर है, ये डेयरी वाला, 2 लाख सब कुछ अमाउंट है इसका। कैन ये 2 लाख वाला आदमी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? तो देखिए सेक्शन 4 में हम क्लियरली पढ़ के आते हैं भैया मिनिमम जो आपका अमाउंट का डिफॉल्ट होना चाहिए 1 करोड़ होना चाहिए। तो मिस्टर मनमोहन डायरी ये तो ना हो पाएगा, राइट? क्योंकि फास्ट ट्रैक में भी जाना है तो फास्ट ट्रैक की भी लिमिट आपको पता ही है 10 लाख वाली, वरना देखिए 1 करोड़ की लिमिट यहां पे आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो इसके साथ और फास्ट ट्रैकर्स ने क्वेश्चन में कोई बात भी नहीं किया था। तो with this the discussion on this comes to an end. I wish you all the best for your exams. God bless.